ओके, तो इस इंटीग्रेशन की बात हो रही थी, हमने यहाँ पे लिखा था, इसकी एक एग्जांपल लिखने जा रहे थे कि dx ओवर x raised to the power -7 for limits in 1 to infinity और जी बेटा क्या आंसर आ जाएगा? ये पहले इसको उठा के ऊपर लेते हैं, -7 है तो +7 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 8 ओवर प्लस कांस्टेंट तो नहीं आएगा, लिमिट्स आ जाएगी और डायरेक्ट ही हमें पता है अपर लिमिट जब पुट करेंगे सारा आंसर क्या हो जाएगा। तो ये क्या कर देगा, इंटेग्रल था इम्प्रॉपर इंटेग्रल और इसका आंसर आ गया इनफाइनाइट। जब भी इम्प्रॉपर इंटेग्रल का आंसर आ जाया करे इनफाइनाइट, डायरेक्ट ढूंढने से या लिमिट वाले तरीके से ढूंढने, डायरेक्ट ढूंढने से या लिमिट वाले तरीके से ढूंढने से जब इंटीग्रेशन का आंसर आ जाए फाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का, तो हम उसे कहते हैं कि वो कन्वर्ज कर रहा है। अगर इंटीग्रेशन का आंसर आ जाए इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, तो हम उस इंटीग्रेशन को कहते हैं डाइवर्ज कर। मैं फिर से बता रहा हूँ, इम्प्रॉपर इंटेग्रल हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट इंफिनिटी हो और उसके बाद उसका आंसर क्या आ जाए इंटीग्रेशन का, फाइनाइट आ जाए तो कन्वर्ज कर रहे, इनफाइनाइट आए तो डाइवर्ज कर रहे। तो ये खास किस्म का इंटीग्रेशन है जो p की लेस देन 1 वाली वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करता है, आंसर देता है, ये वाला इंटीग्रेशन। अगर p मीन्स x की पावर 1 हो जाए या ग्रेटर देन 1 हो जाए, 1 हो जाए या ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1 पे ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इस पे डाइवर्ज ही करेगा, आप माइनस वाली जो भी पुट करेंगे उस पे क्या करेगा, डाइवर्ज ही करेगा। तो ये इसमें लिखा हुआ है p लेस देन 1 के लिए डाइवर्ज करेगा, p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करेगा और p इक्वल टू 1 के लिए क्या करेगा, इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, dx ओवर x, नेचुरल लॉग x, नेचुरल लॉग x में लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फिर भी डाइवर्ज करेगा। ये खास किस्म का इंटीग्रेशन है। तो ये तो था वजाहर, हम क्विकली पता चला लेते थे कि इंटीग्रल जो है वो इम्प्रॉपर है, लेकिन इस तरह के इंटेग्रल्स में हमें पता भी नहीं चलता कि इम्प्रॉपर है या। सेकंड टाइप है इसकी, क्या हो जाए, फंक्शन है और फंक्शन की अपर लिमिट पे, फंक्शन की सॉरी लोअर लिमिट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स और इसकी लिमिट्स हैं -1 +1। तो इसकी लोअर लिमिट पे बेटा देखें क्या हो रहा है, लोअर लिमिट अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें
x की जगह पे -1 पुट कर दें तो ये वाला सारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मतलब उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या वैल्यू लिमिट इक्वल ना हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये अपनी लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू खो रहा है, ये फंक्शन वैल्यू नहीं दे रहा, तो इस वैल्यू पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है लोअर लिमिट पे। इसी तरह कहता है या अपर लिमिट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। अंदर वाला फंक्शन जिसका हम इंटीग्रेशन लेने जा रहे हैं वो वाला फंक्शन लोअर लिमिट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए या अपर लिमिट पे डिसकंटिन्यूअस का यही मतलब है ना कि वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। यहाँ पे तो मेन वैल्यू का ही रहेगा कंसर्न, वैल्यू नहीं आएगी या अनडिफाइंड। चले आपके लफ्जों में, अगर अंदर वाला फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, लोअर लिमिट पुट करने से अनडिफाइंड हो रहा है या अपर लिमिट पुट करने से अनडिफाइंड हो रहा है, तो उस इंटेग्रल को हम क्या कह देते हैं, इम्प्रॉपर इंटेग्रल। वो भी इम्प्रॉपर इंटेग्रल होगा। या अपर लिमिट पे कुछ हिस्सा अनडिफाइंड हो रहा है या लोअर लिमिट पे कुछ हिस्सा अनडिफाइंड हो रहा है या दरमियान में कहीं पे अनडिफाइंड हो रहा है, दरमियान में कहीं पे हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। दूसरे पार्ट की भी एग्जांपल कोई लिख लें। अपर लिमिट पे कैसे हो सकता है जी, अपर लिमिट पे लिख लें 0 to 2 over, ये एग्जांपल हो सकती है x माइनस। इस फंक्शन में अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें, x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, तो फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। ये भी किस तरह का इंटेग्रल है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल है ऑफ टाइप 2। इसको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसका आंसर भी ढूंढना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है। तो क्योंकि इस पे आंसर लाना ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए जी। और तीसरी टाइप है कि दरमियान में, लिमिट्स के दरमियान में कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और उस पे जो है ना फंक्शन का आंसर अनडिफाइंड हो रहा है, तो उसको भी वहां से, जैसे यही पहली एग्जांपल जो मैंने लिखी थी, उसने 1 - x से लिख दी 0 to 1। और फिर जब भी इम्प्रॉपर इंटेग्रल हुआ करेगा उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी हुआ करेगी, यानी कि उसका उस पे लिमिट लगा के उसका आंसर ढूंढना हुआ करेगा। तो इसको आप देखेंगे, ये पेज नंबर देख लें, ये एक्सरसाइज है 8 पॉइंट, इम्प्रॉपर इंटेग्रल से रिलेटेड है। 8.8 है ये एक्सरसाइज, थॉमस की कैलकुलस। ये बेटा कीजिएगा सारे प्रॉब्लम्स, इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स के हैं और इसी तरह के इंटीग्रेशंस अपीयर होते हैं पेपर में। बज़ाहिर वो बड़े आसान लग रहे होते हैं, हम उसका इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन वो इतना आसान मतलब नहीं होता। तो ये वाली सारी एग्जांपल्स जो है ना इम्प्रॉपर इंटेग्रल की हैं। ये एक्सरसाइज में अगर जाके हम देखें, हाँ, फिर इसकी कन्वर्जेंस के और भी बहुत सारे टेस्ट हैं। जैसे सैंडविच थ्योरम था ना, इसी तरह यहाँ पे भी है, इसके टेस्ट हैं, कन्वर्जेंस टेस्ट। ये भी आप इसको देख लेंगे पहले ना, ये सारी 8.8 एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको यहाँ पे भी देखते हैं। ये देखें, अब उसने सारी टाइप्स की बात की थी, ये टेबल भी अगर हम देखें फिर भी थोड़ा सा बेहतर लगेगा। ये देखें फर्स्ट टाइप का है ये, इंटीग्रेशन अपर लिमिट इंफिनिट हो रही है, तो फर्स्ट टाइप का है, तो हम अपर लिमिट को बी का नाम दे देंगे। मेथड ऑफ सॉल्यूशन भी बताया हुआ है।
ठीक है, अपर लिमिट ही अनडिफाइंड है। उसके बाद हमने कहा लोअर लिमिट अनडिफाइंड हो जाए, ये वाला फर्स्ट काइंड है, फर्स्ट टाइप का है इम्प्रॉपर इंटेग्रल, तो उसका नाम रख देंगे लिमिट का कोई, और लिमिट लगा देंगे। बोथ लिमिट्स अनडिफाइंड हो जाए तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद ये एग्जांपल दी हुई है और कन्वर्जेंस तो आपने खुद ही चेक करनी है कि ये आंसर फाइनाइट आ रहा है तो कन्वर्जेंट है इंटेग्रल, आंसर अनडिफाइंड आ रहा है तो डाइवर्जेंट है। तो ये देखिए वन पे अपर लिमिट पे क्या हो रहा है, फंक्शन अंदर वाला फंक्शन अब अनडिफाइंड हो रहा है। पहले बाहर वाली लिमिट्स हैं, टाइप वन में बाहर वाली लिमिट्स हैं, टाइप टू में अंदर वाला फंक्शन जो है अपर या लोअर लिमिट पे अनडिफाइंड हो रहा है। तो हम कह देते हैं कि ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल, ये लोअर एंड पे हो रहा है, वन पुट करें तो अनडिफाइंड हो रहा है फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल। और दरमियान में किसी पॉइंट पे हो रहा है, ये देखें इसकी लिमिट्स क्या है 0 to 3 है, लेकिन ये कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है, 1 पे। तो इसकी लिमिट्स को तोड़ देंगे 0 to 1 और 1 to 3 चले जाएंगे। तो ये टेबल बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, सारी टाइप्स को क्लियर कर दिया। ये 8.1 है, evaluate the integrals in exercise 1 to 34 without using tables। और इसका दूसरा बताया हुआ है टेस्टिंग कन्वर्जेंस, कहता है कन्वर्जेंस टेस्ट लगा के बताएं कि इंटीग्रेशन का आंसर फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट आएगा। डायरेक्ट बताएं, डायरेक्ट लेके बताएं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेना आता है तो डायरेक्ट बता दें कि कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो फिर इसका वो दोनों तीनों कन्वर्जेंस टेस्ट लगाएंगे और उसके मुताबिक हम इसको देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इंटेग्रल्स को देख लिया, सारा इंटेग्रल मैंने आपको नहीं करवाया इंटीग्रेशन, सिर्फ वो करवाया है जो आपको टफ टाइम दे सकता है। बाकी जब तक आप फार्मूलाज तैयार नहीं करेंगे इसके इंटीग्रेशन के, कोई सैकड़े सैकड़े के करीब 100 है, 100 फार्मूला, उनको हमने देखना है, तब तक बात नहीं बनेगी। ओके, अब हम जा रहे हैं, जैसा कि अपना टॉपिक है, हमने इंटेग्रल को भी देख लिया आज। इम्प्रॉपर इंटेग्रल हम टिक करते जाते हैं, जो जो हम टॉपिक्स करते जा रहे हैं उन पे टिक्स लगाते जाते हैं ताकि थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन भी होती रहे कि ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं और इनको हमने पढ़ना भी है। तो ये चीज़ें बेटा हम देख चुके हैं अभी तक जो है ना, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल वही होता है जिसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट्स दी हो, जिसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं अपीयर होता। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस, एरिया, वॉल्यूम, ये हम इंशाल्लाह करेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आसान सा टॉपिक है सीक्वेंस। ये एक्सरसाइज 8 जरूर करनी है आपने सारी, जो है सॉल्व, सारा इंटीग्रेशन आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप एक्सरसाइज 8 कर लेते हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास है 11। 11 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होती है?
जी कोई भी ऑडियंस में से, कोई भी पार्टिसिपेंट्स में से मुझे सीक्वेंस के बारे में बताओ। अच्छा, आप पार्टिसिपेंट से 8 रह गए हैं सिर्फ। उन्होंने समझा होगा कि आप तीसरी जूम मीटिंग में क्वेश्चन ना पूछ लें, पूछ लिए जाए, ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। जो सीक्वेंस है उसमें जो नंबर्स होते हैं वो यानी कि कॉमा के लिहाज से सेपरेट किया जाते हैं, तो उनमें कोई प्रॉपर जो है ना वो डिफरेंस आ रहा होता है। अच्छा, ये इससे पिछली मीटिंग में 14 हम पार्टिसिपेंट थे, अब हो गए हैं 8 9 हो गए। तो मे भी सर उन्हें उन्हें पता ना हो कि थर्ड ये मीटिंग क्वेश्चन होने वाला वाली मसला तो नहीं था, अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीसरी जूम मीटिंग में। है। वो तो कौन सा लाइव क्लास हो रही थी जो उनको खड़ा करके पूछा जाना था, क्या आप बताएं। हेलो। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ, कौन सा लाइव क्लास हो रही थी क्लास में, फेस टू फेस, जो उनसे इंडिविजुअल पूछा जाना था। हाँ जी बच्चे आप खड़ा होकर बताएं, आप हाँ, बताएं। फिर भी सुनना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस मुझे आते हैं, चले ना जी भी रिस्पॉन्ड करें। जी जी, ये तो है चलें सर कि सीखने का है, जितना आप लोग क्वेश्चन करेंगे आप लोग सीखेंगे। हाँ, पर मैं बाद का मुझे फील होता है कि मैं ऐसे क्वेश्चन भी करता हूँ बचकाना है, बच्चे समझते होंगे कि ये क्वेश्चन तो मैं आते हैं, लेकिन मैं अपने जो है ना वो नॉलेज को गेन करने के लिए जो है ना वो भी क्वेश्चन पूछता हूँ, ताकि क्योंकि सीखेंगे तो कुछ पता होगा। तो इधर तो जलील हो जाए तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी के सामने जलील होना उससे बेहतर है कि इधर आप तो हर लिहाज से अपने आप को सिक्योर कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें लर्निंग के लिए तो फिर करना पड़ेगा ना सारा कुछ। अच्छा, आसिफ जी ताहिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया। जी सर, आपने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is set of natural number। अच्छा, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस को। आपने अच्छा इसका आंसर दिया। सीक्वेंस सीक्वेंस बेटा एक स्पेशल टाइप है फंक्शन की। अगर हम फंक्शन की बात करते थे ना, फंक्शन ने किसी ना किसी किस पे लगना होता है, सेट पे। सेट पे ही ऑपरेट होना होता है ना, यानी कि डोमेन में उसने कोई सेट लेना होता है। सेट ले लेना है और आंसर्स को आप भेजते हैं और में। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ an is equal to n माइनस। जी बेटा, इसको डोमेन दें। डोमेन आपने n में से ला के देनी है। डोमेन n में से ला के देनी है, यानी कि n जो है ना, n पे डिपेंड कर रहा है ना ये फंक्शन। हमने डोमेन ला के देनी है n में से, n का कोई भी पॉइंट ला के देना है। तो दे दें इसको 1 दे, ये आ जाएगा माइनस, जो कि किसको बिलोंग कर रही है, और तो सीक्वेंस कोई नया नया चीज नहीं है, नई चीज नहीं है। सीक्वेंस भी एक फंक्शन है जो सारे एलिमेंट्स को n में से उठा के कहाँ लेके जा रही है, r में। r में लेके जा रही है तो हम उसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अगर कॉम्प्लेक्स में लेके जा रही है हर नंबर को उठा के, तो हम उसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मिसाल के तौर पे इस तरह से लेके जाती है, ये फार्मूला है। सीक्वेंस का फार्मूला है an इज इक्वल टू एन माइनस 2 एटा। तो फिर इसने इसका आंसर क्या आना था 1 पे,
1 पे आंसर क्या आ जाना था, 1 माइनस 2 आयोटा, जो कि कहाँ भेज रही है, सी में, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलिमेंट लिया, लेना इसने हमेशा कहाँ से है, एन में से, इसकी डोमेन एन है, और भेजना कहाँ पे है। अगर डायग्राम बना के देखें सीक्वेंस का हाल इस तरह से नजर आएगा। सॉरी, एक ये सेट है कोई, इसका नाम, इस कोई सेट नहीं है बल्कि इसका नाम है, पक्का नाम है, क्या नाम है इसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ से इसने एलिमेंट्स पकड़ने और यहाँ पे उसने भेजने हैं दूसरे सेट में। वो कौन सा हो सकता है, वो आर भी हो सकता है, क्योंकि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, हम आर भी रहेंगे। वो सी भी हो सकता है, और सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर कोई फार्मूला, अगर कोई बेटा फार्मूला यहाँ से एलिमेंट्स को उठा के यहाँ पे भेज रहा है, वो जो भी फार्मूला है, एन के सारे एलिमेंट्स को उठा के कहाँ पे भेज रहा है, आर में या सी में। अगर आर में भेज रहा है तो सारों को आर में भेज, इधर भेज, इस तरह। पैटर्न चाहे जो भी हो, हमें नहीं पता किस तरह से भेज रहे हैं, वो तो फार्मूला ही बताएगा ना। जो भी फार्मूला, जो भी फंक्शन इस तरह से भेज रहा है एन वाले सारे एलिमेंट्स को, वो फंक्शन भी होगा, फंक्शन तो होगा ना। फंक्शन की डेफिनेशन भी यही थी कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स को दूसरे सेट में भेज दे, कोई एलिमेंट बगैर इमेज के ना रहे। तो सीक्वेंस भी ऐसे ही करेगी, लेकिन उसकी डोमेन फिक्स कर दिया हमने, रेंज फिक्स नहीं की। रेंज भी वैसे तो फिक्स कर दी है कि आर में और सी में ही जाएगी, लेकिन ये नहीं पता आएगी कितनी। डोमेन उसकी पक्की है। अब से क्वेश्चन आपसे, इंटरव्यू का क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ सीक्वेंस, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस एक स्पेशल टाइप है फंक्शन की, जिसकी फिक्स डोमेन कर दी गई है, पक्की डोमेन कर दी गई। अब आप जो भी सीक्वेंस का फार्मूला देखेंगे उसमें आप चेक कर सकते हैं कि ये देखें, ये फार्मूला मैंने बनाया n माइनस 2 ए होता, ये वाला नहीं पसंद तो ये वाला देखते हैं, n स्क्वायर प्लस 1। n आपने कहाँ से देना है, n कहाँ से देना है, कैपिटल n में से। यानी कि ना तो पॉइंट्स में डोमेन देनी है, ना ही यहाँ पे 1 पड़ा है, 2 पड़ा है, 3 पड़ा है, 4 पड़ा है, 5 पड़ा है, 6 पड़ा है, 7 पड़ा है, 8 पड़ा है। तो पहला फर्क क्या है इसका, कि इसकी डोमेन फिक्स है। फंक्शन और सीक्वेंस में फर्क क्या है, एवरी सीक्वेंस इज अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज नॉट अ सीक्वेंस। Every sequence is a function but every function may or may not be a sequence। तो ये है सीक्वेंस जैसे। और ये जब हम n देना शुरू कर देते हैं, ये उसकी क्या कहलाती है बेटा, टर्म्स। a2 कितना आ जाएगा इस फार्मूला के मुताबिक, a3 आ जाएगा, और a5 आ जाएगा 6। ये इसकी टर्म्स कहलाया करेंगे। वहां पे इमेजेस थी, यहाँ पे नाम बदल के रख दिया हमने। हर इनपुट के लिए जो आंसर आ रहा है उसे हम कहते हैं टर्म्स। उन टर्म्स को फिर हम तरतीब लगा के लिख देते हैं। ये सीक्वेंस 2 से शुरू होगी।
फर्स्ट टर्म टू बॉय, ये पैटर्न। डेली लाइफ में जो मीनिंग है सीक्वेंस के वो एक तरतीब के हैं, और आप उसको देख भी सकते हैं कि वो तरतीब इसमें है, सारी की सारी तरतीब। फंक्शन में एज यूजुअल तरतीब नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन इसमें बाकायदा एक तरतीब होती है, क्योंकि हमने डोमेन जो अपनी मर्जी की सेट कर ली, तरतीब दी हुई डोमेन से। तो सीक्वेंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, जो भी इस तरह का फार्मूला होगा n टाइप का, उसे हम सीक्वेंस, बेशुमार आपने सीक्वेंसेस देखी होंगी। ये सीक्वेंस नाम चाहे मुख्तलिफ रख लें, n स्क्वायर, नाम जो मर्जी रख लें सीक्वेंस का, dn। लेकिन सीक्वेंस का लफ्ज आते ही आपको पता होना चाहिए इसमें हमने डोमेन सब्स्टिट्यूट करनी है 1 2 3 4। पॉइंट्स में डोमेन दे ही नहीं सकते इसके। नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग ऑफ n, ये भी क्योंकि नेचुरल लॉग को पॉजिटिव दें तो वो आंसर देता है। ये सीक्वेंस है, ये मैंने सारी रियल नंबर्स की सीक्वेंस लिखी है। कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, जिसके आंसर्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं उसे कहेंगे सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके आंसर रियल आ रहे हैं उसे हम कहेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो ये है हमारे पास सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। लेकिन जो असल है पेपर में जो आने वाली चीज़ें हैं वो है सीक्वेंस की लिमिट। दूसरा फर्क ये है कि फंक्शन की लिमिट कहीं भी ढूंढी जा सकती है किसी भी पॉइंट पर, जैसा कि हमने पहले देखा, लेकिन सीक्वेंस की लिमिट हमेशा इन्फिनिटी पे जाके चेक की जाती है। इसका भी रीज़न बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ये सीक्वेंस की कुछ टाइप्स हैं, ये देखिएगा, एग्जांपल है, सॉरी सीक्वेंस की एग्जांपल है। ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। मतलब फार्मूला हो लेकिन डोमेन हमने क्या देनी हो, इसको फंक्शन भी बनाया जा सकता है। फंक्शन कैसे, डोमेन बदल दें इसकी बस, बल्कि ये खुद भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, इसको कोई और फंक्शन भी बनाया जा सकता है। एक्स लगा दें, जहाँ जहाँ पे एन आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप एक्स लगा दें, तो ये फंक्शन की शक्ल अख्तियार कर देगा, और डोमेन एन से बदल दें कोई और। तो सीक्वेंस जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, याद रखने वाली जो चीज़ है वो यही है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस is always calculated as n tends to infinity। लिमिट के बारे में कभी आपको वो ये नहीं कहेगा कि इस सीक्वेंस की लिमिट 5 पे चेक करें n इज इक्वल टू 7 पे चेक करें n इज इक्वल टू 8 पे चेक करें, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है बेटा, n इज इक्वल टू 1 ओवर, जैसे मैं ये सीक्वेंस लिख रहा हूँ n स्क्वायर प्लस 1, ये एक सीक्वेंस है। वो कभी आपको क्वेश्चन ये नहीं देगा कि इसकी लिमिट 5 पे चेक करें, वो ये कह देगा कि लिमिट चेक करें, या वो ये कह देगा द सीक्वेंस इज, ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, द सीक्वेंस इज, नीचे लिख देगा, ए में लिख देगा कन्वर्जेंट, बी में लिख देगा डाइवर्जेंट, सी में लिख देगा
बाउंडेड, ये कुछ भी लिख दे। तो हम इसकी पहले लिमिट कैलकुलेट करेंगे बेटा। लिमिट हमेशा सीक्वेंस की कहाँ पे कैलकुलेट करनी है? इन्फिनिटी पे। ये पहला है इसका लिमिट का असूल, सीक्वेंस की लिमिट का कहाँ पे कैलकुलेट करनी है? इन्फिनिटी पे। और इसकी 0 आ रही है, एन को इन्फिनिट कर दिया जाए ना राइट साइड पे तो 0 आ रही है। तो ये सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट आ जाया करेगी तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाएगी। लिमिट की सीक्वेंस इनफाइनाइट आएगी तो सीक्वेंस डाइवर्जेंट कहलाएगी। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट। इसके बिल्कुल अपोजिट अगर ये ले लें n² + 1, इस सीक्वेंस को देखें बेटा। इसकी कन्वर्जेंस अगर चेक करनी पड़ जाए, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी bn की हम लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। राइट साइड पे आके पुट करें, क्या हो जाएगा? इन्फिनिट का स्क्वायर। अगर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें +1, आंसर क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड। तो ये सीक्वेंस क्या हो गई फिर? डाइवर्जेंट हो गई। जिस सीक्वेंस की लिमिट इंफिनिटी पे अप्रोच करवाने से आंसर फाइनाइट आ जाए तो हम उसे कहेंगे कन्वर्जेंट है। जिस सीक्वेंस की लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच करवाने के बाद अनडिफाइंड हो जाए हम उसे कहेंगे कि आप डाइवर्जेंट हैं। यहाँ तक क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है जी जी। सर, अगर हमारे पास जो ये फार्मूला हो कि an = 1/n आपकी माइनस, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, लाउडली बोलें फिर मुझे पहुंची। अगर हमारे पास an = 1/n-2 फार्मूला अगर गिवन हो, an is equal to 1/n-2, 1 over an is equal to 1 divided by n minus 2। जी बेटा ये पूछें, एक क्वेश्चन सीक्वेंस पूछें। बनेगी, ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगी। जी बिल्कुल सीक्वेंस। अगर सर n = 2 पुट करें तो 1/0 आएगी फॉर्म, n is equal to यानी कि n = 2 पुट करें, यानी कि नेचुरल नंबर जब हम पुट करते हैं तो n = 2 पुट करेंगे तो 1/0 फॉर्म आएगी। अच्छा ये आप -2 बता रहे हैं? जी जी हाँ सॉरी, ये नहीं बनेगी फिर सीक्वेंस। सीक्वेंस पे यही है ना, पहले उसे फंक्शन बनना पड़ेगा। सीक्वेंस को पहले क्या बनना पड़ेगा? फंक्शन। डोमेन के हर पॉइंट पे उसे आंसर देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दे रही तो वो तो फंक्शन ही नहीं है। जी और फंक्शन नहीं है तो वो सीक्वेंस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सीक्वेंस इज अ फंक्शन। डेफिनेशन के स्टार्ट में ही हमने कहा कि ये फंक्शन है। जी जी बिल्कुल, जी। बस यही और अगर कंफ्यूजन था। फंक्शन होता तो फिर भी डोमेन में से इसको 2 निकाल सकते थे, लेकिन अब तो 2 जी भी नहीं निकाल सकते, जी क्योंकि सीक्वेंस की डोमेन भी फिक्स है। कहाँ से उठानी है? जी n में से। तो 2 ने तो जी आना जी ही आना है बेटा, ये नहीं है सीक्वेंस। बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। जी तो ये जो सामने सीक्वेंसेस लिखी हुई हैं, कोई इसके बारे में मुझे बता देगा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट? लिमिट अप्रोच करवा दें बेटा इंफिनिटी को और देखें क्या होता है। पहली an को देखें, इस वाली को देखें। सर पहली लास्ट वाली तो कन्वर्जेंट है। नहीं बेटा डाइवर्जेंट है।
जितना n बड़ा करते जाएंगे आंसर भी उतना ही। सर अगर n की जगह पे हम इंफिनिटी पुट करते हैं तो इंफिनिटी में कुछ भी एडिशन करेंगे तो वो इंफिनिटी आएगा। नहीं तो नहीं, 1 ओवर सेट इंफिनिटी। लिखते हैं n, पहले हम सेट लिख लेते हैं। जी बेटा देखिए, n यहाँ से उठा उठा के देना है इसको। 1 दिया तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। 2 दिया तो आंसर 2 अंडर रूट, 3 दिया तो 3 अंडर रूट, 4 दिया तो 2 आ गया, 9 दिया 3 आ गया, 16 दिया 4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो जब n बहुत बड़ा दिया, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी का क्या मतलब है? जी बेटा, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी का क्या मतलब है कि जब n बहुत लार्ज दिया आपने, इंफिनिटी तो नहीं दिया लेकिन n बहुत लार्ज दिया, तो फिर इसका आंसर आ रहा है। यस सर आ रहा है। कितना आ रहा है? वो भी कोई प्रॉपर एक नंबर दिया होगा। जी वो भी एक नंबर ही होगा। नहीं, जब n बहुत लार्ज है, बहुत ही लार्ज है, यस सर इंफिनिट के करीब है, जी। तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा? जितना भी पीछे आ जाए वो जी जी लार्ज ही होगा। बहुत ही, वो भी इंफिनिट के पास पास ही कहीं होगा वो खुद भी। जी तो ये सीक्वेंस, अगर असल में हम ये देखना चाह रहे हैं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी का ये मतलब है कि जब हमने n बहुत बड़ा पुट किया इसमें, जब हमने n बहुत बड़ा पुट किया। बड़ा पुट किया तो हमने देखना है कि उसका आंसर कहाँ जा रहा है। अगर तो उसका आंसर, उसके आंसर छोटे होते जा रहे हैं सीक्वेंस के, तो फिर तो समझ में आता है कि वो कन्वर्ज कर सकती है। लेकिन अगर हर बढ़ते हुए n के साथ उसके आंसर भी क्या होते जा रहे हैं, बड़े, तो वो तो पक्की बात है क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। क्योंकि जब